चुनाव के चंद सूबे कर देंगे फैसला। कुछ राज्य हैं जहां लगभग आधे क्षेत्रों में हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा और इसी से तय होगा एक दल के बहुमत वाली सरकारों की प्रवृत्ति बनी रहती है या उलट जाती है। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। भारत 18वीं लोकसभा के चुनाव के बीच पहुंच गया है। आज़ादी के बाद हुए पहले 8 लोकसभा चुनावों में जीतने वाले पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए ज़रूरत बहुमत से ज़्यादा सीटें हुआ करती थी। साल 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत से 22 सीटें ज़्यादा मिली थी, जबकि साल 1984 में केंद्रीय कांग्रेस के ही राजीव गांधी की झोली में बहुमत के 143 सीटें ज़्यादा आई थी। वैसे कुल लोकसभा सीटों की संख्या भी समय के साथ बदलती रही है। साल 1991 में हुए पहले चुनाव के लिए 489 के निचले स्तर के लेकर वर्तमान 543 सीटों तक साल 2009 के 9वें से लेकर 15वें आम चुनाव तक जीतने वाली पार्टी बहुमत से दूर रही थी। साल 2004 के मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस के पास बहुमत से 127 सीटें कम थी, जबकि साल 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेस के पास बहुमत से 24 सीटें कम थी। किसी एक पार्टी के पास अगर बहुमत न हो तो जाहिर है गठबंधन सरकारों की ज़रूरत पड़ती है। खैर, साल 2014 और 2019 में आम चुनाव में प्रारूप बदल गया, जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े में क्रमशः 10 और 31 सीटें ज़्यादा हासिल हुई। अब लोकसभा चुनाव 2024 में क्या भाजपा या कांग्रेस सांसद में बहुमत से ज़्यादा सीटें हासिल करने वाले किसी एक पार्टी की परंपरा को बरकरार रखेगी? बहुमत के लिए ज़रूरत सीटों से ज़्यादा सीटें पाने का कारनामा यही दो पार्टियां कर सकती है, क्योंकि केवल यही दो हैं जो बहुमत के लिए ज़रूरी 272 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा उम्मीदवारों ने 446 निर्वाचन क्षेत्रों में और कांग्रेस नेताओं ने 327 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण कराया है। संख्यात्मक रूप से अगर देखें तो अकेले दम पर कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 82% सीटें जीतनी होगी। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस के लिए अकेले दम पर बहुमत से आधी सीटों भी ज़्यादा जीतने की संभावना कम लगती है। उम्मीदवारों के मामले में इस समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा है, जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची की घोषणा नहीं की है। बहुचरणीय चुनाव में राजनीतिक दलों को यह सुविधा मिलती है। दुनिया भर में अकेले प्रकार की मतदान प्रणालियां हैं। ब्रिटेन की तरह ही भारत फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह शब्द घुड़दौड़ के संदर्भ में आता है। यहाँ पोस्ट या विजय रेखा को पार करने वाला पहला घोड़ा एकमात्र विजेता होता है, चाहे वह सिर्फ नाक भर आगे हो या फिर मील भर आगे। सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीतता है, भले ही उस व्यक्ति का मत प्रतिशत डाले गए कुल मतों से अधिक से भी कम हो। ऐसा अक्सर होता है जब मैदान में 2 से ज़्यादा उम्मीदवार उतरते हैं। साल 2019 के चुनाव में 224 संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों को 50% से ज़्यादा मतदान हिस्सेदारी के साथ जीत हासिल हुई थी। इन 224 सीटों में से ज़्यादातर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हासिल हुई थी। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 200 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। गुजरात को छोड़ दीजिए तो शेष राज्यों में इस बार भाजपा अपेक्षाकृत कमजोर लग रही है। उनका चुनावी अभियान महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में ज़्यादा जोर शोर से चल रहा है। दूसरी ओर साल 2019 में लोकसभा चुनाव में गैर भाजपा दलों ने कुल 117 निर्वाचन क्षेत्रों से आधे से अधिक वोट हासिल किए थे, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सीटें शामिल थी। इन चुनावों के नतीजे की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है कि भाजपा को उनकी 224 सुरक्षित सीटें दे दी जाएं और गैर भाजपा दल अपनी 117 मजबूत सीटों से ले ले। शेष 202 निर्वाचन क्षेत्रों को विश्लेषण में स्वीप सीट के रूप में गिना जाएगा।
वैसे एक विश्लेषण के दो कारणों से गलत परिणाम हो सकते हैं। एक, जरूरी नहीं कि पिछले चुनाव का इतिहास दोहराया जाए। दूसरा, राज्य स्तर पर सियासी समर्थन या विरोध की स्थिति कुछ राज्यों में बदली हुई दिखती है। मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में सपा और बसपा के बीच का गठबंधन टूट गया और सपा को इंडिया ब्लॉक में शामिल होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। बिहार में नीतीश कुमार के जनता दल को एनडीए में 16 सीटें आवंटित की गई हैं और यह कहना भी मुश्किल है कि इस बार नतीजे क्या आने वाले हैं। महाराष्ट्र को देखें तो अब वहां पर 2 शिवसेना और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं। इस बात पर गर्मागर्म बहस चल रही है कि मतदान महाराष्ट्र में किसे पसंद करेंगी। पार्टियों के मूल संस्करण लोगों को पसंद आएंगे या नए संस्करणों को ज़्यादा वोट मिलेंगे। बहरहाल इस सीट का अपना महत्व और इस मायने नहीं रखता कि सीट किस राज्य से आ रही है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोकसभा सीटें हैं। सीटें कुल मिलाकर 502 हो जाती हैं। तमाम राज्यों के बीच 6 को स्विंग राज्य के रूप में गिना जाता है। यह राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ व हरियाणा। आप 2024 के लिए बिहार को इस सूची में जोड़ सकते हैं। यह असल युद्ध भूमि है। वैसे ये अमेरिकी अर्थों में स्विंग स्टेट्स नहीं है, क्योंकि ये राज्य एक अकेले विजेता के खाते में नहीं जाते हैं और यहाँ अनेक सीटों पर जीत हार का फैसला वोट का कम अंतर होता है। उम्मीदवारों के साथ स्थानीय कारक भी हार जीत के काम करते हैं। इन 6 स्विंग राज्यों में कुल 152 सीटें हैं और बिहार को जोड़ दे तो 192 सीटें हैं। मेरे अनुमान के अनुसार इसमें से लगभग आधे क्षेत्रों में हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा और इस हार जीत के यह तय होगा कि एक दल में बहुमत वाली सरकारों की हालिया प्रवृत्ति कायम रहती है या उलट जाती है। मुमकिन है अनेक सीटों पर बहुत मामूली अंतर से पलड़ा या इधर या उधर झुक जाए।